नमस्कार। भारत रत्न सम्मान से जुड़े इस विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को आज देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र ने 2024 के लिए इन 5 विभूतियों को चुना है। गौरतलब है कि 2020 से 2023 तक किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में इन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य 4 विभूतियां पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है। जी हाँ, चर्चा के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मेहमान जुड़े हुए हैं। हितेश शंकर, संपादक पांजनी हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण ढांडा है, शिक्षाविद हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हितेश जी, नंबर्स को लेकर जो है खासी चर्चा हुई थी जब घोषणा हुई एक के बाद एक विभूतियों की, और इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 विभूतियों को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या विशेष? इसे 2 तरह से देखना चाहिए। एक तो पहले एक लंबा अंतराल है जिसमें कोई नाम हम नहीं देखते, फिर उसके बाद ये 5 नाम आते हैं। ये दोनों ही बातें इस सम्मान की प्रतिष्ठा के अनुरूप में देखता हूँ। एक तो नाम हड़बड़ी में नहीं निकालना, और दूसरा हमारे पास वास्तव में समाज में काम करने वाले इतने गहरे लोग हैं जिनकी गहरी छाप है, तो उनको सम्मानित करने में पीछे भी नहीं हटना। प्रक्रिया लंबी हो सकती है, मगर पहचानने में और उनको उनका स्थान दिलाने में, भारत माँ के जो सपूत हैं, जो भारत के रत्न हैं, उन्हें सही से चिन्हित करने में और प्रतिष्ठित करने में भारत को कोई संकोच नहीं है। ये इसी बात की उद्घोषणा है, ये इसी बात की मुनादी है, और मुझे लगता है कि पूरा देश इस पर गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। प्रवीण जी, कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत में एक से एक इतनी महान विभूतियां हैं, अगर एक एक कर भारत रत्न दिया जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी विभूतियों का नाम बहुत बाद में घोषित किया जाए और एक पीढ़ी निकल जाए जिसको उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी, या फिर सही समय नहीं होगा, या फिर काफ़ी देर हो जाएगी उनको भारत रत्न देने के लिए। इसलिए भी एक से ज़्यादा संख्या भारत रत्न के लिए विभूतियों की वो थोड़ा सा जो है श्रेष्ठकर लगती है कहीं ना कहीं। जी प्रतिबिंब जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे महान देश में अनेकों ऐसी महान विभूतियाँ हुई कि जिन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जो कार्य किया उसकी एक अमिट छाप देश पर, समाज पर छोड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि देर से इनकी उद्घोषणा होती है, पर देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। जब हम भारत रत्न की बात करते हैं तो ये देश का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी विशेषता ही यही है कि यह अलग अलग क्षेत्रों में अपने विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए जिन महान विभूतियों ने कार्य किया उनको मिलता है। तो ये कई हमारे इस तरीके से इस वर्ष 5 महान विभूतियों को ये पुरस्कार मिला। ये अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। जी हाँ, एक के बाद एक जो है इन 5 विभूतियों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी की। जी हाँ, बिहार की सियासत में उनको सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाला एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए उनके बारे में। Popularly known as Jananayak or the People's Leader, former Bihar Chief Minister कर्पूरी ठाकुर was awarded the Bharat Ratna on 23rd of January 2024, a day before he would have turned 100. A Rashtrapati Bhavan communique said, the President has been pleased to award Bharat Ratna to Shri कर्पूरी ठाकुर posthumously.
Prime Minister Narendra Modi posted on social media site X. This prestigious recognition is a testament to his enduring efforts as a champion for the marginalized and a stalwart of equality and empowerment. His unwavering commitment to uplift the downtrodden and his visionary leadership have left an indelible mark on India's socio-political fabric. Son of a marginal farmer, the socialist icon served as the Chief Minister of Bihar twice. First between December 1970 and June 1971, and later between December 1977 and April 1979. Karpuri Thakur was a freedom fighter who was incarcerated during the Quit India movement in 1942 and has been Zoom in जाओ हर तरह से कान में लगा के रखो ना तो मैं कुछ बोल रहा हूँ in Indian politics. He was part of the emergency थोड़ा zoom in जाओ zoom in along with Jayaprakash Narayan. zoom in करो मेरा zoom in As Chief Minister marked various pro-poor initiatives, including the implementation of land reforms and policies aimed at empowering the underprivileged. During Thakur's chief ministership in 1977, the Mungeri Lal Commission submitted its report recommending that backward classes be reclassified as extremely backward classes and backward classes. The report was implemented in 1978. This paved the way for 26% reservation for them in the government services in Bihar in November 1978. This reclassification was seen as a precursor of the Mandal Commission report that recommended 27% reservations for other backward classes, implemented in the 1990s at a countrywide level, changing the face of Indian politics forever. हितेश जी कहीं ना कहीं जो है समाजवाद की राजनीति तो बहुत सारे लोगों ने की और आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रतिमान कर्पूरी ठाकुर जी ने स्थापित किए समाजवाद को लेकर और जो सरलता विशेषकर राजनीति में देखने को आमतौर पर नहीं मिलती है, उसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। क्या उनको ये भारत रत्न से सम्मानित करने में थोड़ी सी देर हो गई है, विलंब हो गया है? मैं दोनों बातों का इसमें उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात तो है कि जो उनकी सादगी की बात होती है, जब आप सामाजिक जीवन में जाते हैं, समाजवाद की बात करना आसान है, मगर अपने लिए कसौटियाँ कड़ी रखना और जीवन भर उसको निभा के ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है जो कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन में हमें दिखती है। 1952 में वो पहली बार जब विधायक चुने गए, तब से 64 वर्ष की आयु तक वो आजीवन किसी न किसी सदन के सदस्य रहे और इस सारे एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक जीवन में भी न घर होना, न गाड़ी होना, न पैतृक संपत्ति होना और परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में भी आगे नहीं बढ़ाना, ये कितनी बड़ी कसौटी है। मुझे लगता है कि अगर कर्पूरी ठाकुर की कसौटी पर आज की राजनीति को कसा जाए तो बहुत सारी ऐसी कहानियां जो चलती हैं, बहुत सारे जो राजनीति में एक बेचैनी हम देखते हैं अपने लोगों को बढ़ाने की, वो शांत हो जाएंगी। ये कसौटी कर्पूरी ठाकुर की है। दूसरी बात थोड़ी राजनीतिक लग सकती है, परंतु हमारे बड़े लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय, उनको उनका सम्मान दिलाने में देरी, प्रवीण जी अभी कह रहे थे कि देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत ठीक है, मगर हमारे लोगों को जिसके वो हकदार हैं, जो स्थान के अधिकारी हैं, वो देने में देरी ये पहली बार नहीं है। आप ये देखिए, मुझे याद है जब अटल जी की सरकार आई तब बाबा साहब की याद आई, वरना बाबा साहब को याद करने में इस देश को इतना समय लग गया कि बाबा साहब का योगदान क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, राजग की सरकार आएगी, तब वो याद करेंगे। परिवारवादी शासन में खुद को रहते हुए खुद को ही भारत रत्न देना, ऐसी भी हमने विडंबनाएं देखी हैं। और इससे क्या होता है कि भारत की वास्तविक प्रतिभाएं, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया इस देश के लिए, उनको सामने लाना, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए सच्ची, अच्छी और सबको साथ लाने वाली कहानियां बताना,
वो गाथाएं उनके सामने रखना, इससे हम चूक जाते हैं। मुझे लगता है बाबा साहब के साथ भी एक अन्याय का परिमार्जन हुआ था, कर्पूरी ठाकुर जी के का जो नाम आगे बढ़ा है उसमें भी ये हुआ है। वो राजनीति में परिवारवाद के विरुद्ध शंखनाद में उन्हें मानता हूँ। उनकी राजनीति रही इंदिरा गांधी के खिलाफ, मगर मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं, उसे परिवारवाद के विरुद्ध मानता हूँ। आपातकाल में इंदिरा जी ने पूरी कोशिश करी, जिसे कहते हैं मुहावरे की भाषा में, सारे घोड़े खोल दिए, मगर कर्पूरी ठाकुर हाथ में नहीं आए, क्योंकि उस अलख को, उस आवाज को, उस लड़ाई को जिंदा रहना था जो परिवारवाद को चुनौती देती है। मुझे लगता है पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। राजनीति को कलुष से बचाने की कहानी है जिसका नाम है कर्पूरी ठाकुर जी। और प्रवीण जी, यहाँ पर बात की जा रही है, काफ़ी देर हो गई, कर्पूरी ठाकुर जी का यहाँ पर नाम लिया गया, यहाँ पर बात जो है भीमराव अंबेडकर साहब की भी बात की गई, और कुछ लोगों को बहुत जल्दबाजी में भी दे दिया गया, और उन लोगों को दे दिया गया जिनको अपने जीवन काल में ही स्वयं उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। ये विभेद क्यों नज़र आता है भारतीय राजनीति में? जी प्रतिबिंब जी, अगर हम इन तीन महान विभूतियों को देखें, कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह जी और आडवाणी जी, तो तीनों ही बहुत ही साधारण परिवारों में जन्मे, और उन साधारण परिवारों में जन्मे व्यक्तियों ने सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ मुकाम हासिल किए। ये अपने आप में एक डी एलिटाइजेशन जिसको कहें कि उसकी ओर इंगित करता है। तो एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो जो चार पॉलिटिकल लीडर्स और एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इनके जीवन को देखें तो ये बहुत सही साधारण परिवारों में जन्मे, और उस तरीके से क्योंकि राजनीति में हमेशा एक तरीके का अभिजात्यवाद हावी रहा था, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से इनको यह सम्मान देने में काफ़ी देरी हुई। जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक विभूति पर हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं, तब भी लगेगा कि समय कम है, लेकिन 11 बजे से बाकायदा इस सम्मान देने के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है, इसलिए हमें पांचों विभूतियों के बारे में चर्चा करनी है। पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह यूपी के 12वें भारत रत्न हो गए हैं। यूपी से पीएम बनने के बाद भारत रत्न पाने वाले वो छठे नेता हैं। उन्हें सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है। मूल रूप से नूरपुर हापुड़ निवासी चौधरी चरण सिंह पहली बार छपरौली से 1937 में निर्वाचित हुए थे। वो यहाँ से 6 बार विधायक रहे। 1952 में वो उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री बने और उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार एक्ट लागू किया। देखते हैं उनका जीवन। Few political leaders in the country could match Chaudhry Charan Singh in their command of popular will at the grassroots level. A dedicated public worker and staunch believer in social justice, Charan Singh's strength stemmed essentially from the confidence he enjoyed among millions of peasants. Charan Singh was born in 1902 in a peasant family. Trained in law, Charan Singh was first elected to the UP Legislative Assembly in 1937 from Chhaprauli, Baghpat, at the age of 34. After India's independence, he came to be associated with socialism in the rural areas. In 1952, he was Revenue Minister of Uttar Pradesh, and one of his major contributions was that he did away with the Zamindari system and also brought in Land Reform Acts. Charan Singh became Chief Minister of Uttar Pradesh for the first time on 3rd of April 1967. After the Congress split, he became the Chief Minister of Uttar Pradesh for the second time in February 1970 with the support of the Congress Party. Charan Singh served in Uttar Pradesh in various capacities and won a reputation as a hard taskmaster who would not tolerate inefficiency, nepotism, and corruption in administration. A gifted parliamentarian and a pragmatist, Charan Singh is known for his eloquence and courage of conviction. He was the chief architect of land reforms in UP. He took a leading part in formulation and finalization of the Department Redemption Bill 1939, which brought great relief to rural debtors.
As Chief Minister, he was instrumental in bringing about the Land Holding Act 1960, which was aimed to lowering the ceiling on land holdings to make it uniform throughout the state. Chaudhry Charan Singh led a simple life and spent his spare time reading and writing. He was the author of several books and pamphlets, including Abolition of Zamindari, Cooperative Farming, X-Raid, India's Poverty and its Solution, Peasant Proprietorship or Land to the Workers, and Prevention of Division of Holdings Below a Certain Minimum. Chaudhry Charan Singh served as the Prime Minister of India between 28th of July 1979 and 14th January 1980. Though a Congress member for most of his life, Charan Singh founded his own political party, Lok Dal, in 1980. On 9th of February 2024, Kisan leader and former Prime Minister Chaudhry Charan Singh was conferred India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, posthumously. हितेश जी, जितना चरण सिंह खेत खलिहानों से प्यार किया करते थे, उतना ही किताबों से भी उनका लगाव था और वो चाहते थे कि खेत खलिहान में काम करने वाला किसान भी ज्ञान हासिल करे और उस ज्ञान के आधार पर ही अपनी किसानी करे। किस तरीके से देखते हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है? हाँ, आपने एक ऐसा बिंदु छेड़ा है जिसकी शायद बहुत लोग बात नहीं करते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा में रोहतक के लोगों के बारे में, ये जो पूरी बेल्ट है, इसके अक्खड़पन, इसके रूखेपन के लिए बहुत सारी बातें चलती हैं, चुटकुले चलते हैं। मगर चौधरी साहब का जीवन देखेंगे तो मुझे एक किताब मेरे टेबल पर मेरे ऑफिस में रखी है। निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में सभ्याचार किसे कहते हैं, बर्ताव की आदतों की ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जो व्यक्ति को गहरा बनाती हैं, इस पर उनकी एक किताब है बाकायदा। लिखने पढ़ने वाले अगर नहीं होते तो इतने सारे सुधार नहीं दिए होते, व्यक्ति को इतनी बारीकी से नहीं देखा होता उन्होंने। और उनका जीवन बचपन में बहुत साधारण पृष्ठभूमि के बाद जो मूलभूत काम करना है, खाली ऊपरी तौर पर समस्या को तात्कालिक तौर पर निपटाने का काम नहीं करना है, ये चौधरी चरण सिंह जी के काम में दिखाई देता है। चौधरी साहब ने जो 1939 में ही किसानों की, अगर एक किसान के लिए धरती माँ होती है, वो ज़मीन जब नीलाम होती है तो उसका दिल रोता है, आत्मा रोती है उसकी। ये कर्ज माफ़ी कैसे हो सकती है, किसान की ज़मीन नीलाम ना हो, इसके लिए जो पूरा मसौदा तैयार करने का काम, इस चीज़ की पहल करने का काम देश की आज़ादी से पहले वो चौधरी चरण सिंह के खाते में जाता जी। पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बात चल रही है ज्ञान आधारित श्रम जो है खेतों में करने की, जिसका आधार बनाया था चौधरी चरण सिंह जी ने। आज उनको सम्मानित किया जा रहा है मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से। क्या कुछ कहना है? अभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और अभी जो चौधरी साहब के बारे में बताया गया है संक्षिप्त में, बहुत ही अच्छा सब कुछ बताया गया है। मैं करीब करीब उनको दोहराऊंगा, लेकिन एक बात विशेष है कि मेरी आयु 90 प्लस है और मैं चौधरी साहब के साथ बचपन से जुड़ा रहा हूँ। जब वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए तो चपरौली से मैं विधायक रहा 5 बार। तो उनके जीवन से, उनके जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा, उनसे मेरा बहुत निकट का संबंध बना रहा। तो इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कुछ घटनाओं का, उनकी अनेक विशिष्ट घटनाओं में मैं साक्षी भी हूँ। अभी बताया चपरौली से चौधरी चरण सिंह जी 8 बार MLA रहे, 1937 में, फिर 1946 में, 52, 57, 67, 62, 67, उसके बाद में फिर 69 और 74, और 3 बार वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए। लेकिन छपरौली उसका सेगमेंट बना रहा। और चूंकि मेरा गांव छपरौली में एक प्रकार से कहिए बागपत जिले का आज भी सबसे बड़ा जनसंख्या में गांव है, किरठल गांव, तो मेरा जन्म किरठल गांव में हुआ है। और चौधरी साहब को बचपन से मैं सुनता भी रहा हूँ, तब उनके भाषण समझ में नहीं आते थे, 3-3 घंटे बोलते थे। और जैसा कहीं अभी मेरे कोई भाई बता रहे थे, तो सब सारांश उन्होंने दे दिया। बैठ करके राजनीति की बात कम करते थे,
किसान को खेती में 4 बच्चे हैं तो उनको 3 को कहीं बाहर भेजो, कुछ जॉब करें, खेती में एक आदमी रहे। और माँ बाप के साथ हमारा कैसा संबंध हो, उनकी शिष्टाचार किताब ये तो मेरे पास वो किसी भी बड़े पद से चिपके रहना भी नहीं चाहते थे। माना जाता है कि वो अपना इस्तीफा हमेशा अपनी जेब में रखा करते थे, इसीलिए वो जो राजनीति की बिसात होती है ब्लैकमेलिंग की, उसमें वो कभी नहीं फंसे। बात कर लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी की। देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव को राजनीति के अलावा कला, संगीत और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी पकड़ थी उनकी, और उनको उनकी समझ भी थी। जानते हैं उनके जीवन के बारे में। Former Prime Minister Pamulaparthi Venkat Narasimha Rao was conferred with the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, posthumously. The acknowledgement underscores his crucial role in transforming India's economy during his tenure as Prime Minister from 1991 to 1996. Rao's leadership was characterized by bold economic reforms that liberalized the Indian economy, pulling it back from the brink of collapse and propelling it towards growth and global integration. Born on June 28, 1921 in Karimnagar, now in Telangana, Narasimha Rao remained a dedicated member of the Congress Party throughout his illustrious 6-decade-long career. Rao, besides his mother tongue, Telugu, was proficient in many other languages, including Urdu, Sanskrit, Tamil, English, and Spanish. Joining the All India Congress Committee in 1951, Rao entered the Andhra Pradesh Assembly in 1957, representing the Manthani constituency. He continued his electoral success in subsequent elections. Narasimha Rao assumed ministerial roles in the Andhra Pradesh government in 1962 and later became Chief Minister from 1971 to 1973. In 1977, Rao entered national politics by winning the parliamentary election from Hanamkonda constituency in Andhra Pradesh. Following the assassination of Rajiv Gandhi on May 21, 1991, Rao assumed the leadership of the Congress Party. In the subsequent month, after the party secured 232 seats in the Lok Sabha polls, Congress formed a minority government with the support of other parties. Narasimha Rao was appointed as the Prime Minister. Upon assuming the role of Prime Minister, Rao faced severe economic crisis that posed a threat to the macroeconomic stability of India. His government swiftly implemented various economic reforms. The License Raj was dismantled. It was during Rao's tenure that Manmohan Singh took on the role of Finance Minister. Rao passed away at the age of 83 in 2004, leaving behind a legacy of economic transformation and political stewardship. और बात कर लेते हैं हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन जी की, जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में खेती में लाए गए बदलावों में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे भारत को खाद्य सुरक्षा हासिल करने में मदद मिली। देखते हैं उनका जीवन। Dr. Monkam Sambasivan Swaminathan, popularly known as MS Swaminathan, made a stellar contribution to the agricultural renaissance of India. He is widely regarded as the scientific leader to bring in the set of changes introduced in farming in the 1960s and 70s that helped India achieve food security. Swaminathan is often referred to as the father of India's Green Revolution. His advocacy of sustainable agriculture leading to an evergreen revolution makes him an acknowledged world leader in the field of sustainable food security. It is said, from adversity springs the seed of inspiration, cultivating greater deeds. Born on August 7, 1925, MS Swaminathan cleared civil services examination, but the Bengal famine of 1942-43 had ignited the flames of undeterred determination in an idealistic young mind, and driven by a desire to catalyze national progress through innovation, agricultural research became Dr. MS Swaminathan's fervent pursuit.
Swaminathan knew that a good strain of crop can have a large impact on a country like India, and therefore dedicated himself to the science of crop genetics and breeding. Swaminathan जी हाँ, हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है जिनको उनके जीवन काल में ही भारत रत्न दिया जा रहा है। वो हैं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। Lal Krishna Advani is widely regarded for his great intellectual ability, strong principles and unwavering support for the idea of a strong and prosperous India. Advani co-founded the Bharatiya Janata Party in 1980 and also served as the Deputy Prime Minister of India from 2002 to 2004. Born on November 8, 1927 in Karachi, British India, as a student in St. Patrick's School, Karachi, his patriotic ideals inspired him to join the Rashtriya Swayamsevak Sangh at the mere age of 14. When Syama Prasad Mukherjee established the Bharatiya Janasangh, the political arm of the RSS, Advani became the secretary of the party's Rajasthan unit in 1951. He later shifted to the Delhi unit in 1970. Entering the political arena, Advani became a member of the Rajya Sabha in 1970, holding the position until 1989. He served as the president of the Bharatiya Janasangh from 1973 to 1977. As Minister of Information and Broadcasting in the Janata Party government, Advani played a crucial role in safeguarding press freedom. हितेश जी, आप आडवाणी जी को तो बहुत निकट से जानते हैं और शुचिता की राजनीति कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत की विपक्ष में रहते हुए भी, और इसको उन्होंने पक्ष में आने के बावजूद भी जारी रखा। जी हमारे लिए, मैं तो ये मानता हूँ कि पांचजन्य के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पांचजन्य के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उसके संस्थापक संपादक अटल जी थे, और अटल जी के लेखकीय जीवन और उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन, उसकी कल्पना बिना आडवाणी जी के नहीं की जा सकती। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ने वाली जो राजनीति है, सामाजिक विमर्श है, उसको चलाने वाली अगर कोई गाड़ी है तो ये उसके दो पहिए हैं। पांचजन्य में ऑर्गेनाइजर में लिखते थे, और एक और चीज़ है, जैसे वाजपेयी जी को कविताओं के लिए बहुत जाना जाता है, आडवाणी जी की एक बात शायद बहुत लोग नहीं जानते, फिल्मों के बहुत शौकीन थे। त्रिनेत्र के नाम से वो नाम बदलकर फिल्मों की समीक्षाएं भी लिखते थे, और राजनीतिक विषयों पर तो उनकी पकड़, समीक्षा वो बहुत ही गहरी थी। राजनीतिक शुचिता की आपने बात की है, मुझे लगता है आज आडवाणी जी का नाम आना एक नए विमर्श को अगर आगे बढ़ाए तो इसमें देश का ही हित होगा। आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर और सीधे सीधे आरोप लगने पर लोग कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, या जेल में जाने से पहले जिस समय सम्मन आ रहे थे सम्मन नहीं ले रहे थे, कुछ लोग उसके बाद उनका पता नहीं मिल रहा था, अब जेल में हैं, कुछ लोग हिरासत में हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आडवाणी जी का नाम एक बार सिर्फ इंगित किया था कि फलानी डायरी में आपका नाम है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने कहा जब तक ये दाग नहीं छूट जाएगा, ये कुर्सी बाद की बात है, ये दाग छूटने तक मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आपने नरसिम्हा राव जी का जिक्र यहाँ पर किया, उनकी भी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि आमतौर पर जब बड़े सम्मान दिया करते हैं तो उसमें राजनीति और पक्ष विपक्ष आ जाता है। ये 5 नाम इस बार जो चिन्हित किए गए हैं या चुने गए हैं भारत रत्न के लिए, वो एक चीज़ को उस जो है बैरियर को भी तोड़ा गया है कहीं ना कहीं। आपने पक्ष विपक्ष की जो बात की है, मुझे लगता है ये जो 5 नाम हैं, इनका पक्ष है भारत और इनका विपक्ष है उस भारत को बंधक बनाने वाली सोच। चाहे आप स्वामीनाथन जी की बात करें, किसानों की बात करते हैं कि खेती को सस्टेनेबल यानी जो टिकाऊ रह सके उसके तरीके खोजते हैं, साथ में किसान के आत्मसम्मान की बात करते हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा की बात करें, वो ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए, उस समाज की पीड़ा को दूर करने की बात करते हैं कि भारत की पहचान बिना राम मंदिर के नहीं हो सकती, बिना राम के भारत को पहचाना नहीं जा सकता, वो उसकी बात करते हैं। और आप चौधरी चरण सिंह की जब बात करते हैं
तो खेती किसानी में जाति में एक और बात थी, जोत में जाति नहीं लिखी जाएगी। जब जोत लिखी जाएगी कि ये जो होल्डिंग है ये किसकी है, उसकी जाति लिखी जाती थी। 1948 में शायद उन्होंने ये पहली बार खत्म किया था चौधरी चरण सिंह ने। तो वो उस एक जो दबाव बनाने वाली जाति के आधार पर राजनीति थी, जाति के नेता के तौर पर चरण सिंह जी को भी अगर गिनते हैं, चिन्हित करते हैं, तो वो भी गलत है। वो भी काम उन्होंने किया था। और मैं राव साहब की बात करूंगा कि बहुभाषी तो थे ही, सब लोगों को लेकर मिलकर चलना और एक थिन मेजॉरिटी के साथ भी बड़े फैसले लेना, ये जिगर अगर किसी ने, ये कलेजा किसी ने दिखाया तो वो पहली बार। जी हाँ, हम सीधा चलेंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर उपस्थित